नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है 18वीं लोकसभा का कैसा होगा बॉडी लैंग्वेज। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला सेशन 24 जून से शुरू हो रहा है। 24 जून से 3 जुलाई तक पहले सत्र में सेशन होगा और उसके बाद दोबारा 22 जुलाई से शुरू होगा जिसमें यूनियन बजट पेश किया जाएगा। लेकिन 24 जून से 3 जुलाई के बीच में कुछ ऐसे कार्य होंगे जैसे 543 सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण लेना, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, लोकसभा डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी, प्रधानमंत्री भी भाषण देंगे, सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन भी करेगी और उस बहस में विपक्ष भी शामिल होगा। तो कुल मिला के ये 3 जुलाई तक चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है कुछ हटके कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसके आधार पर मेरा सवाल है कि 18वीं लोकसभा का बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। और वो नंबर क्या है? देखिए, नंबर ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिलता है 293 543 में से और इंडिया अलायंस को मिलता है 234 543 में से और अन्य के खाते में जाता है 16 सीटें। और यदि अलग अलग करके देखें तो बीजेपी को मिलता है 240 और 53 सीट मिलता है उनके एलआई को, यानी 293। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में 99 सीट मिलता है कांग्रेस को और 135 सीट मिलता है उनके एलआई को, यानी कुल 234। और अन्य के खाते में जैसे मैंने कहा 16 सीटें। तो कहने का मतलब यह है कि अन्य के खाते में लगभग संख्या सिर्फ 16 है, जो न बहुत ज़्यादा बचाव कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। इसलिए सरकार और विपक्ष में आमने सामने होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसका कारण यह है कि बीजेपी 240 सीट पाकर मेजॉरिटी मार्क प्राप्त नहीं कर सकी। 272 की संख्या बीजेपी को नहीं मिली, यानी 32 सीटें कम रह गई और एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से बीजेपी की निर्भरता एनडीए पर बढ़ेगी। और यदि 2014 का देखें, 2019 का देखें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, 2019 में बढ़ के 303 हो गया और अब की बार घट के 63 सीटें 240। तो यहां पर एक जानकारी और बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं तब से पहली बार बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क नहीं है और एनडीए की सरकार को वो नेतृत्व तो पहले भी किए हैं लेकिन अभी करेंगे। क्योंकि यदि गुजरात का देखेंगे आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में अक्टूबर महीने में चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। 2007 में विधानसभा चुनाव हुआ, स्पष्ट बहुमत मिला। 2012 में चुनाव हुआ, स्पष्ट बहुमत मिला। यानी 2001 से लेकर मई 2014 तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। स्पष्ट बहुमत के साथ उन्होंने सरकार चलाया और लगातार 3 बार जीत के हैट्रिक बनाया। अब हम दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक तो बना लिया, पंडित नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया, लेकिन बीजेपी को खुद का मेजॉरिटी नहीं मिला। अब इसे आप जैसे भी समझें कि बीजेपी की निर्भरता एनडीए पर होगी। बीजेपी वो खुल के नहीं कर पाएगी जैसा 2014 और 2019 में कर पा रही थी। ये तो अपने यानी कि एनडीए की बात हुई कि एनडीए में उनकी स्थिति वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि 2014 और 19 का पिक्चर अलग है। क्योंकि यदि 2014, 19 और 24 का देखेंगे तो एनडीए के एलआई में कोई सीटों की संख्या में बहुत भारी फेरबदल नहीं हुआ है। 2014 में 336 था एनडीए का, जिसमें 54 सीटें एलआई के थे। 2019 में 351 था एनडीए का, जिसमें 48 सीटें एनडीए एलआई के थे। और अभी देखेंगे 293 में 53 सीटें हैं एलआई का। तो इसलिए बीजेपी की निर्भरता एनडीए पर बढ़ गई है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ देखेंगे तो पहले यूपीए को कह ले तो 2014 में उनके पास 59 सीटें थी, कांग्रेस को 44 और 15 उनके एलआई को। 2019 में थोड़ा बढ़ा, 52 कांग्रेस, 38 उनके एलआई, यानी 90 सीटें। लेकिन अब की बार कांग्रेस का सीट 52 से बढ़ के 99 हो गया है, यानी 10 साल के बाद कांग्रेस का विपक्ष का नेता होगा फुल फ्लेज, क्योंकि 54 सीटें चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए, लीगली, कानूनन। और अब की बार कांग्रेस का विपक्ष का नेता होगा। और यदि आप देखें उनके एलआई का 135 है, 199 कांग्रेस, तो कुल 234। तो कहने का मतलब है कि उधर बीजेपी कमजोर हुई है, इधर विपक्ष कम मजबूत हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अदर्स के खाते में बीजेडी होता था, अदर्स के खाते में वाईएसआरसीपी हुआ करता था, एआईएडीएमके हुआ करता था, और उससे मैनेज होता था। लेकिन अब जो है अन्य के खाते में ना के बराबर है संख्या, सिर्फ 16 है। निश्चित रूप से आमने सामने पक्ष और विपक्ष है, तकरार होगा, सहयोग भी होगा, सहमति भी होगा, लेकिन उसके लिए हमेशा सदन में प्रयास करना होगा। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का बड़ा असर होगा, प्रभाव होगा। और वो बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा ये आप कल के बाद से देखेंगे, और शपथ ग्रहण के बाद तो और भी आपको पता चलेगा, जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद पक्ष विपक्ष में बहस होंगे, उस पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जवाब देंगे, विपक्ष के नेता बोलेंगे, तो पता चलेगा कि बॉडी लैंग्वेज 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है भारत के संसद में, लोकसभा में। और हम सब इंतजार करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन भारत के संसद के गरिमा के हिसाब से हो, भारत के लोकतंत्र के गरिमा के हिसाब से हो, ये सबकी इच्छा होगी, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जो भी हो। चलिए देखते हैं बॉडी लैंग्वेज होता कैसा है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक बात और आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं सोच पाएंगे और हम आपसे जुड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। इसके लिए मैं आपसे साग्रह निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।